या मंचावर उपस्थित मान्यवर संमेलनाचे अध्यक्ष आयुष्यमान डॉक्टर यश एम राजन, संचालक प्राचार्य सेंट्रल इंडिया कॉलेज ला नागपूर, उद्घाटक आयु डॉक्टर माधव सरकुंडे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय यवतमाळ, मार्गदर्शक आयुष्यमान ॲडव्होकेट अब्दुल बशीर, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर, आयुष्मान पवन मेश्राम, संयोजक आर्थिक साक्षरता मिशन डॉक्टर आंबेडकर बिजनेस स्कूल नागपूर, स्वागताध्यक्ष आयु निवृत्ती विखे, तहसील कार्यालय लाखांदूर यांना सप्रेम जय भीम। तसेच उपस्थित असलेले सर्व प्रिय सज्जन हो, माझं या संविधान साहित्य संमेलनामध्ये मानवी मूल्य या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं, त्याचा मला खूप आनंद होत आहे। तसेच मला या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यासाठी फार सहकार्य केलं ते आयु कानेकरजी, अनिलजी कानेकर यांनाही माझं अभिनंदन। मित्र हो, मी हे मानवी मूल्य पुस्तक लिहिलं, याचा संदर्भ काय, माझं मनोगत पुढे मी सांगतो आहे। मानवी मूल्य म्हणजे काय? मानवी मूल्य म्हणजे माणसाचं मोल। माणसाचं मोल फार व्यापक आहे, तो उंच शिखरापर्यंत गेलेला असतं। त्यांनी आपलं त्या मानवी मूल्यांनी, त्या मौलिक मूल्यांनी आपलं जीवन उंचवू शकतो, असं हा मानवी मूल्य याचा हा संदर्भ आहे। मानवी मूल्य जीवन आहे। माणसाला निसर्गाने शरीरासोबत मन दिले आहे आणि बुद्धी दिली आहे, परंतु मन फार चंचल आहे। चंचल असतो तो कुठेही नेतो, काही वाईट कृत्य करण्याला भाग पाडतो। त्यामुळे बुद्धी ज्ञानाचा योग्य उपयोग करून मनावर ताबा ठेवणं हे फार महत्त्वाचं आहे। तर त्याकरता मनाला ताबा ठेवण्यासाठी बुद्धीचा, ध्यानाचा वापर केल्याशिवाय आपल्याला मनावर ताबा ठेवता येणार नाही। म्हणून वाचन, चिंतन अधिक चिकाटीने प्रयत्न केलं तर नक्कीच आपल्याला यश येतो आणि दुगुणी आनंद होतो। आणि तसेच तसंच जीवन हा एक प्रवाह आहे। जैविक समुद्र गाठण्यासाठी, जैविक समुद्र गाठायचा असेल तर अनेक खाच खडगे, अनेक वळणे घ्यावे लागतीलच।
जीवन अथान सागर आहे. या सागरात मनुष्य फक्त तरंगत असतो, परंतु त्या तुफानी लाटांना पाहून मनुष्य घाबरतो. परंतु तळाशी असलेल्या रत्नाचा शोध घेऊन काढण्याचा प्रयत्न करीत नाही. असे जीवन असल्यामुळे आपण प्रयत्न केला पाहिजे. तुफान लाटांना घाबरल्यामुळे आपण तळाशी जाऊन, जीवनाचा तळाशी जाऊन आपल्याला यश असते. असा बळभर यश मिळत नाही, त्यासाठी हा प्रयत्न करावा लागतो. म्हणून बाबासाहेब कधी त्या तुफानी लाटांना घाबरले नाही, तर त्याने सागराच्या तळाशी जाऊन रत्न शोधले आणि साऱ्या जगाला दिले. ते रत्न आपण कायमस्वरूपी ठेवून आपलं जीवन समृद्ध केलं पाहिजे. अहो, जीवन एक किल्लाच आहे. या किल्ल्यात मन हा पहारेकरी आहे. या जैविक किल्ल्यात सुरक्षित असण्यासाठी मन इतके शक्तिशाली, शुद्ध, प्रामाणिक, लढवय्ये, शत्रूचा पराभव करणारे असावे की शत्रू आपल्या कडेकोट किल्ल्यात प्रवेशच करू नये. जर का शत्रू आपल्या कडेकोट किल्ल्यात प्रवेश करताना मन पहारेकरी कमकुवत असला, तर आपला कडेकोट डोलारा शत्रू नष्ट करीत आणि जैविक किल्ल्यात जाडे पसरवून बस्तान करील. त्यामुळे या डोलाऱ्यात आपला बस्तान करेल आणि आपला डोलारा उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे या डोलाऱ्यात आपल्यालाच शत्रू गुलाम बनून राहावा लागेल. म्हणून तर्कशुद्ध बुद्धीचा, ज्ञानाचा योग्य उपचार करून गुलामीतून मुक्त करावे, हेच मौलिक जीवनाचं रहस्य आहे. यामुळे आपल्या मौलिक जीवनाचं महत्त्व समजलं तरी, आपल्या मौलिक जीवनाचं महत्त्व जरी समजलं तरी पण समृद्ध जीवन होण्यासाठी बौद्ध धर्म हाच पर्याय मार्ग आहे. जरी आपण मौलिक जीवनही बनवलं तरी पण धम्म हाच आपल्याला जीवन मार्ग पर्याय आहे. म्हणून भगवान बुद्ध म्हणतात, धम्म म्हणजे काय, तर मनाचं शुद्धीकरण, शरीराचं शुद्धीकरण, आचरणाचं शुद्धीकरण आणि मनाला शुद्ध करण्यासाठी निर्माण केलेल्या पवित्र भावनेचा पवित्र मार्ग म्हणजे धम्म. तर आपल्याला भावना ही पवित्र असली पाहिजे, भावना ही शुद्ध असली पाहिजे. भावना जरी अपवित्र असेल, भावनामध्ये घाण असेल, तर आपलं मन हे सुद्धा घाण होईल. म्हणून ही भावना आपली पवित्र असावी, असं हे बुद्धाचा संदेश आहे. म्हणून आपल्याला यापरी जागृत होणे आवश्यक आहे आणि हा धम्मजीवन मार्ग आपल्याला स्वीकारणं आणि त्यापुढे जागृत राहून आपलं जीवन पुढे चालवणं हे फार आपलं काळासाठी उत्तम आहे. दुसरा विषय आहे पंढरीची गजबी. हे जुने कार्यकर्ते आणि माझे निकटवर्ती, माझ्याही निकटवर्ती, कारण का एका ठिकाणी आम्ही बिडी वळवण्याचं काम केलं आणि त्यामुळे मलाही तुला त्यांचा खूप आदर आहे की तेही सुद्धा फार कार्यकर्ते होते आणि त्यांनी चांगले पुढे कार्यकर्ते केले. बाबासाहेबांना बघितलं, बाबासाहेबांच्या प्रयास होते, पण मी पण त्यांच्यापेक्षा 12-13 वर्षांनी लहान असलो तर मी बाबासाहेबाला प्रत्यक्ष बघितलं आहे.
मला आताही बाबासाहेब माझ्या नयनात दिसत आहेत. त्याचा प्रसंग मला जाणवतं आणि ते मला इथं सांगावंसं वाटतं आणि मी ते प्रसंग आपल्याला सांगतो आहे आणि ते कवितेमधून मी आपल्याला हे प्रसंग बाबासाहेबांना सांगतो आहे. एकोणतीस 4/1954 वर्षाला ते आले होते. ते स्थळ आज दीक्षाभूमी पावनभूमी म्हणून नाव रूपाला आली आहे. त्या स्थळी बाबासाहेब आंबेडकरांना मी प्रत्यक्ष पाहिले आहे. तो क्षण मी आपल्या कवितेत गुंफला आहे. बाबाचा पदपर्श वटसाभूमी पवित्र थळा, मी पाहुण्या डोळा माझं दाटतोय गळा. हार 29 4/1954 वर्षाला ते आले होते. ते स्थळ आज दीक्षाभूमी पावनभूमी म्हणून नाव रूपाला आली आहे. त्या स्थळी बाबासाहेब आंबेडकरांना मी प्रत्यक्ष पाहिले आहे. तो क्षण मी आपल्या कवितेत गुंफला आहे. बाबाचा पदपर्श वटसाभूमी पवित्र थळा, मी पाहुण्या डोळा माझं दाटतोय गळा. 29 4/1954 वर्षाला ते आले होते. ते स्थळ आज दीक्षाभूमी पावनभूमी म्हणून नाव रूपाला आली आहे. त्या स्थळी बाबासाहेब आंबेडकरांना मी प्रत्यक्ष पाहिले आहे. तो क्षण मी आपल्या कवितेत गुंफला आहे. बाबाचा पदपर्श वटसाभूमी पवित्र थळा, मी पाहुण्या डोळा माझं दाटतोय गळा. हार 29 4/1954 वर्षाला ते आले होते. ते स्थळ आज दीक्षाभूमी पावनभूमी म्हणून नाव रूपाला आली आहे. त्या स्थळी बाबासाहेब आंबेडकरांना मी प्रत्यक्ष पाहिले आहे. तो क्षण मी आपल्या कवितेत गुंफला आहे. बाबाचा पदपर्श वटसाभूमी पवित्र थळा, मी पाहुण्या डोळा माझं दाटतोय गळा. आज ये 20वां राष्ट्रीय संविधान साहित्य सम्मेलन में मंच में विराजमान अधिवक्ता आचार्य संदेश जी, आपने बहुत जोशीला भाषण दिया. मैं काफी प्रभावित हूं आपके भाषण से. नागपुर उच्च न्यायालय के खंडपीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे डॉक्टर बशीर साहब, हमारा एक पुकारे से आप इतना दूर आ गए हैं. मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे तरफ से. पवन मेश्राम जी, आपने बहुत सुंदर भाषण दिया. बच्चों को मार्गदर्शन, शिक्षा कैसे प्राप्त करना है, गाइडेंस वो दिया, बहुत अच्छा लगा. हमारे इस राष्ट्रीय संविधान साहित्य सम्मेलन के सर्वव्यापी हमारे प्रोफेसर अनिल कानेकर जी, आपके लिए मैंने एक दवाई लाकर दिया नागपुर से. आप प्रेम रोग से पीड़ित थे, गलत मत समझना. हमारे कानेकर साहब प्रेम रोग यानी संविधान के प्रति इतना प्रेम है उनको. हमने बोला दवाई लेके जाऊंगा जरूर, तो मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का लेटेस्ट एडिशन लेकर आकर दिया मैंने तोहफा में. आप जितना पढ़ोगे हमारे जनता का उद्धार होगा.
इस बार मैं अध्यक्ष बनकर आने में संकोच कर रहा था, क्योंकि मेरे संस्था में, मेरे कॉलेज में पिछले 2-3 साल से मैं झंडा नहीं फैला रहा। आप इधर अध्यक्ष कर बुला देते, मेरा 12 बजा देते। तो मगर आपके प्रेम ने मुझे बार बार इधर लेकर आता है। मेरे जिंदगी में पहली बार जो इंसान देखा है जो संविधान के ऊपर में इतने प्रेम, आपके विद्यार्थी आपके प्रति इतना वफादार है कि नवंबर महीने से लॉबिंग करना शुरू कर दिया। आपके बजने जी हो गए, बावे जी हो गए और बहुत से लोग। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। हमने कानेकर जी से यह कहा कि आप जो शीर्षक लिया है नागरिक सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो आधा संविधान आपने शीर्षक बना लिया। तो हमने इनको सुझाव ये दिया है कि आप एक एक वक्ता को एक एक डिपार्टमेंट दे दीजिए। जैसे सिटीजनशिप में हमारे आचार्य जी ने अपने व्याख्यान दिया, फंडामेंटल राइट्स में आपने दिया बशीर साहब, फंडामेंटल ड्यूटीज में आपने दिया। अध्यक्ष का क्या काम होता है? कमेंट्स, ओवरऑल कमेंट्स देना। जैसा क्रिकेट कमेंट्री में होता ना उस जमाने में, रेडियो में देखते होंगे, कमेंट्री देते हैं, उसके बोलते हैं व्हाट यू थिंक अमरनाथ जी, लाला अमरनाथ। उसी प्रकार मुझे, मेरा जिम्मेदारी है कि मेरी क्या कमेंट्स होनी चाहिए। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं। पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हमको भी आप दे रहे हैं, ठीक है। ये मंच जो है, जो कानेकर सर ने निर्माण किया है, ये 20वां वर्ष चल रहा है संविधान के प्रबोधन का। ये मंच कोई राजनैतिक मंच नहीं है। इट्स नॉट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इट इज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। मैं चाहूंगा कि इस मंच में राजनैतिक नहीं बात करें। यह मेरा सुझाव है। आने वाले दिन में आपका उद्देश्य यह है कि संविधान के बारे में ज्ञान हमारे आम आदमी तक लेके जाना है। शिक्षित वर्गों को व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। वो इतना शिक्षित है कि आपके संबोधन और उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो इंसान को मालूम नहीं है, वो आम आदमी को सरल भाषा में संविधान समझाना यह बहुत जरूरी है। संविधान, मैंने बार बार आपको यही कहता हूं कानेकर जी, ये महासागर है। इतना बड़ा सागर है कि इसके अंदर कितने मोतियां भीतर पड़ी हुई है। आपको कितने डुबकी लगानी पड़ेगी एक एक मोती को ऊपर लेकर आने के लिए। मगर हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे जनता को सरल भाषा में संविधान क्या है ये बताना हमारा कर्तव्य है, इस मंच का कर्तव्य है। अगर हम टेक्निकली बोलेंगे आर्टिकल, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अरे पत्रिका मेरा पीएचडी स्टूडेंट को नहीं समझता जब मैं व्याख्यान देता हूं। आम आदमी को यह सब जरूरी नहीं भाई। आम आदमी को सरल भाषा में संविधान क्या है ये समझाना। तो इसलिए आपको ये ऐसे स्पीकर ढूंढिए
मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमारे स्पीकर कैपेबल नहीं है, दे आर कैपेबल, दे आर ओवर कैपेबल, मगर ऐसे लोग चुनिए कि हमारे भाषा, आम आदमी के भाषा में उसको समझाना, वो समझ पाएंगे, तो तब आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। नहीं तो फजूल की एक्सरसाइज, आएंगे सुनेंगे और चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं। तो आज का विषय, मैं विषय पर आ रहा हूं। आज का विषय है नागरिकता, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। अब इसके बारे में प्रोसीजर जब है सिटीजनशिप का, वो हमारे आचार्य जी ने अच्छी तरह आपको समझा दिया। और ये नागरिकता के ऊपर में आज देश में इतना दंगा हो गया। आपने देखा होगा दिल्ली में शाहीन बाग, कितने दिन से हमारे महिलाएं, बच्चे कितने दिनों से बैठे हुए हैं। तो ये दंगे क्यों हो रहे हैं? हमारा आम आदमी जानना चाहता है। उसके पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे बशीर साहब ने ये कहा कि आपके हक के लिए, अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना है। संघर्ष जरूर करना है, बाबा साहब ने कहा है। बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है। घर में बच्चा रोता नहीं तो दूध भी नहीं मिलेगा उसको। संघर्ष करना है, मगर बाबा साहब ने यह भी कहा है ना, संघर्ष किस तरीके से करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि संघर्ष में अगर क्रांतिकारी रूप से अगर करोगे, कुछ संविधान फेल हो जाएगा। अगर इस मंच के ये करते हुए संविधान के बारे में सही व्याख्यान देना है, तो मैं सही चीज आपको बता देना चाहता हूं। संघर्ष जरूर अधिकार के लिए करो, मगर बाबा साहब ने यह भी कहा, अगर झूठ है तो मेरे को इस मंच में बोलिए, यह भी कहा आपको संघर्ष करना है तो उसे संवैधानिक तरीके से करना है। सत्याग्रह के माध्यम से नहीं। उन्होंने बोला कि संवैधानिक तरीके से। संवैधानिक तरीका क्या होता है भाई? तकरार हो जाता है तो आप क्या करते हैं? ये किसान लोगों ने आंदोलन किया, मैं मानता हूं संघर्ष कर रहे हैं, मगर उन्होंने कितना नुकसान किया राष्ट्र संपत्ति को, उसको भी आपको देखना है भाइयों। उन्होंने जो करोड़ों रुपए का टावर्स है सब उल्टा दिया। कितने करोड़ों का टावर्स नीचे गिरा दिया भाई। किसका नुकसान हुआ? आज बोलते हैं पेट्रोल 92 रुपीज 90 रुपीज आता है। पेट्रोल का असली भाव मालूम है 30 रुपया है। 60 रुपया टैक्स के माध्यम से पेट्रोल मिलता है, 60 रुपया 1 लीटर में। वो 60 रुपया कहां से कौन देता है? वो आप देते हैं और मैं देता हूं, और मेरा और आपका पैसे से हम संपत्ति खरीदते हैं गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के संपत्ति में आप नुकसान करते हो। यह गलत बात है। ये संवैधानिक तरीका नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए? इलाज क्या है? इलाज है कोर्ट में जाओ जी। हमारे संविधान कहता है 3 अंक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, विधायक।
कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो तकलीफ होती है तो न्यायपालिका के दरवाजा उठाइए। आप बोलेंगे न्यायपालिका में इंसाफ नहीं मिलता है, वो तो अभिशाप है आप देश का। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर संविधान की ऐसी की तैसी करो, फिर टवर्स नीचे गिराओ, दंगे करो, बस जलाओ, लोगों को मारो, पीटो, कत्ल करो। देयर विल बी टोटल एनार्की इन दिस कंट्री। इसलिए अगर हमको संघर्ष करना है, कोर्ट के माध्यम से करना है। आज कोर्ट को हम इज्जत कितना देते हैं? नहीं के बराबर कोर्ट को इज्जत देते हैं। आज वो एक सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कानेकर जी, एक स्वामी हर्षानंदा वो भाषण दे रहे थे, सोशल मीडिया में वायरल हुआ। अब उन्होंने न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, नहीं तो मेरे को भी टोकोगे, चिट्ठी दोगे मेरे को। बड़े मुश्किल से माइक मिला मेरे को। तो न्यायमूर्ति को क्या क्या कह रहा है ओपनली? कहता है बोबडे बेवड़ा है। हरी, बेवड़ा किसको बोलते हैं भाई? पीने वाले को बेवड़ा नहीं बोलते हैं। पीकर रोड पर खड़े होते हैं ना, तकलीफ देते हैं, उसको बेवड़ा बोलते हैं। न्यायमूर्ति अपने सुप्रीम कोर्ट के वो बहुत भाषण दे रहा है। तो बशीर साहब से बोलूंगा, यह है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान ने दिया? आप कह रहे थे ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के लिए, गाली देने के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई। नहीं भाइयों, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी कुछ अंकुश है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर में our fundamental rights are not absolute rights. These rights are subject to reasonable restrictions. कौन से ग्राउंड्स में, कौन से कारण के वश में आपके अधिकार को सरकार कम कर सकता है या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, यह संविधान के अंदर में दिया है। आर्टिकल 91B, बोलने की जरूरत नहीं, मेरे पास समय नहीं है विस्तार रूप से बोलने के लिए। तो ये सिटीजनशिप के जो प्रोसीजर है, कैसे सिटीजनशिप लेना है, कैसे सिटीजनशिप नागरिकता को टर्मिनेट हो सकता है, ये सब हमारे आचार्य जी ने आपको अच्छा बताया। मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप के प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया है। व्हाट इज द परमानेंट प्रोविजन? What is the comprehensive provision with regard to citizenship? Unfortunately, it is not covered under Indian Constitution of India, not Indian Constitution. नहीं तो आप टोकेंगे मेरे को। Constitution of India में नहीं है। संविधान ने इसकी पूरी जिम्मेदारी, सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी परिभाषा क्या होना चाहिए, यह स्टेट को छोड़ दिया, सरकार के ऊपर छोड़ दिया। इसलिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू में आया। फिर उसका संशोधन हुआ।
2003 में, फिर 15 में, फिर 19 में। अभी वाला जो संशोधन हुआ वो तकरार वाली संशोधन है, जिसमें हमारी जनता भड़क गई। और एक बात कहना चाहता हूं, ये सिटीजनशिप जो है, डोमिसाइल, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, इसके आधार पर अपन ले सकते हैं सिटीजनशिप, मगर डोमिसाइल और रेजिडेंस, ये दोनों में फर्क है साहब। अधिवास कहते हैं डोमिसाइल को, और आवास, ये दोनों अलग अलग है। रेजिडेंस अलोन कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर डोमिसाइल। डोमिसाइल प्रूव करने के लिए आपको इंटेंशन प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यू आर गोइंग टू मेक इट एज अ परमानेंट रेजिडेंस। दो 2003 में ही प्रावधान सेक्शन 14A के अंतर्गत कि भाई देश में नेशनल रजिस्टर होना चाहिए, नेशनल, उसके आधार पर नेशनल आईडी कार्ड आपको मिलेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कौन कौन लोग है देश में नागरिक, उसकी रजिस्टर होनी चाहिए। वो रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो 2003 में ही रूल बन गया था, बट वो रूल अभी लागू नहीं हुआ अभी तक। 2003 में जो एक्ट आया संशोधन, वो 1955 का एक्ट को कंप्लीटली ओवरहॉल किया, आपने देखा होगा पढ़ने के बाद। तो सवाल ये उठता है कि हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स दूसरे देश से हमारे देश में आ जाने के बाद में हमारे देश के अंदर में संतुलन बिगाड़ दिया, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। तो इसके ऊपर में काफी विरोध चला। ये मंच का काम है, विरोध क्यों हुआ, विरोध क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। मैं दोनों पक्ष में जाऊंगा। विरोध इसलिए हुआ, उनका कहना है कि ये सिटीजनशिप एक्ट जो लाया है संशोधन CAA, ये मुसलमान के विरुद्ध है। क्यों? कि धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सब कुछ आप नहीं कर सकते हैं। बिकॉज दिस पर्टिकुलर संशोधन इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, जस्टिस, न्याय। तो और उन्होंने कुछ कंट्रीज से ही कुछ लोगों को यहां रह चुके हैं कुछ साल, वो एज पर द प्रोसीजर, उनको नागरिकता देने के बारे में उनका इशू था। उन्होंने कहा कि ये जो संशोधन है, इट वायलेट्स आर्टिकल 14, इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी के अंदर में रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया नहीं सरकार ने, तो इसलिए ये आर्बिट्ररी है, ये क्लास लेजिस्लेशन है।
So the ground for religion is not permissible, उनका कहना ये है। अब उनका कहना है सरकार का, भाई शोषण तो होता है, आपने हिंदूज को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को, सबको आपने कवर किया, मुसलमान को क्यों छोड़ दिया? नहीं, बोले मुसलमान का देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और इस देश में मुसलमानों का शोषण नहीं होता है, इसलिए हमने नहीं लिया मुसलमान को। पर एक बात और भी है ना, पाकिस्तान के अंदर में शिया के ऊपर में शोषण होता है, बलोचिस्तान का बलोची के ऊपर में होता है, अहमदियास के ऊपर में होता है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि इनके ऊपर में नहीं होता, मुसलमान है तो? दे आर ऑल मुस्लिम्स। अफगानिस्तान के ऊपर में देखेंगे तो अफगानिस्तान में हजारस है, हजारस बोलते हैं ना, हजारस है, उनके ऊपर में शोषण होता है, वो भी तो मुसलमान हैं, तो उनको क्यों नहीं लिया? और म्यांमार, बर्मा में रोहिंग्यंस है, उनको क्यों नहीं लिया गया? श्रीलंका में देखेंगे तो तमिल्स के ऊपर में है, जाफना से जो आए हुए हैं, उनको क्यों नहीं दिया नागरिकता? और नॉर्थ ईस्ट में आपने विस्तार से असम के बारे में बात किया। नॉर्थ ईस्ट में वाई पीपल आर ऑब्जेक्टिंग, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में बांग्लादेश से इतने प्रवासी माइग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट में आ गए, तो इतने प्रवासी अगर नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश से आ जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाले कहते हैं भाई हमारा संस्कृति है, हमारा संस्कृति का क्या होगा? आप इधर आकर फुकट पाकट नहीं रहेंगे, यहां तो रोजगार देना पड़ेगा, तो आप रोजगार के लिए करेंगे तो हमारा रोजगार छीना जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। और असम में एक राजीव गांधी थे, उन्होंने मार्च 24, 1971 में, आप लोगों को अगर मालूम होगा तो, असम अकॉर्ड साइन किया, समझौता। क्योंकि फॉरेन माइग्रेंट्स अगर असम में आ जाते हैं तो उनके लिए उन्होंने कट ऑफ डेट जो है वो 24 मार्च 1971 रखा था। तो अभी के जो सीएए में आपने कट ऑफ डेट रखा है 31 दिसंबर 2014। तो उनका कहना है कि भाई असम अकॉर्ड तुमने साइन किया है, तो इज नॉट वायलेटिंग द असम अकॉर्ड, दैट इज क्रिएटिंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज अफेक्टिंग द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ दोज पीपल। तो ये विरोध कर रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ मिला दिया और कहा कि वहां के लोग मुसलमान नहीं आ सकते हैं, और बाकी देश को क्यों छोड़ दिया? भूटान को क्यों छोड़ा? नेपाल को क्यों छोड़ा? म्यांमार, बर्मा, उसको क्यों छोड़ा? क्योंकि ये तो कॉमन लैंड बॉर्डर है ना इंडिया के साथ में। यानी जो रोहिंग्यास है, ये अगर म्यांमार से क्रॉस कर कर इंडिया आ जाएंगे तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अगर बांग्लादेश से हिंदूस आ जाएंगे तो उनको सिटीजनशिप मिलेगा। तमिल लोग जो श्रीलंका में थे, जफना,
वो भारत देश में आने के बाद में भी वो दे विल कंटिन्यू टू बी इलीगल माइग्रेंट्स। अब नेचुरलाइजेशन टाइम 11 से आपने 5 साल घटा दिया सिटीजनशिप के लिए, तो ये सब विरोध कर रहे हैं इस आधार पर। ये गलत है, सही है नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार क्या कह रही है? बोल रहे कि ऐसा कोई बात नहीं भाई, अहमदियास हो गया, रोहिंग्यास हो गया, उनको भी हम नागरिकता देंगे अगर उनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, तो हम उनको भी देने को तैयार है। और इंडिया जो है ये रेफ्यूजी लॉज को ऑब्जर्व करती है। दे आर ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्यूजी लॉज। तो इसलिए कोई अगर इलीगल माइग्रेंट्स आ भी गया, उनको हम पीछे नहीं हकाल सकते, बिकॉज वी विल बी वायलेटिंग द रेफ्यूजीज लॉज। ये अगर शिया के ऊपर में पाकिस्तान में अगर शोषण हो रहा है, बालोची के साथ में अगर शोषण हो रहा है, सरकार कह रही भाई ये तो इंटरनल मैटर है पाकिस्तान के, तो हम क्यों उनके इंटरनल मैटर्स में हम क्यों इंटरफियर करें? तो सरकार ये कह रही है कि हम मुसलमानों को देने को तैयार है नागरिकता, परंतु उनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो सिंगर, क्या नाम है, अदनान सामी, अदनान सामी जो फेमस सिंगर है वो पाकिस्तान के हैं, उनको सिटीजनशिप दिया है। सरकार कहती है हरीश साल्वे जो नेशनल और इंटरनेशनल का अधिवक्ता है, बहुत बड़ा नाम कमाया, आपको मालूम है, उनका पर्सनल व्यक्तित्व, उनका ओपिनियन ये है साल्वे साहब का कि ये जो सीएए है ये कोई सीएए एंटी मुस्लिम्स नहीं है। ये उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो देश है बांग्लादेश, आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये धर्म के आधार पर चल रही है। और जैसा म्यांमार का नाम लिया, उधर में तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, मगर म्यांमार में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। दैट इज वाई द गवर्नमेंट सेज म्यांमार हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीएए। आप समझ रहे इस बात को? और सरकार ये भी कह रही है कि ये जो नागरिकता की जहां सवाल है, इट इज ऑल अबाउट द सॉवरेनिटी, प्रभुत्व। प्रभुत्व कहते हैं ना सॉवरेनिटी को, हाँ प्रभुत्व। ये सॉवरेनिटी जो है ये सरकार को निर्णय करना है कि कोई कोर्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया हुआ था 2018 में, ट्रंप वर्सेस हवाई। उस केस के अंतर्गत, उस केस में मुस्लिम्स को अमेरिका में घुसने के लिए बैन किया गया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने यह कहा कि भाई इट इज अ मैटर ऑफ सॉवरेनिटी, प्रभुत्व की सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सॉवरेनिटी का इशू है और सॉवरेनिटी का इशू सरकारी निर्णय करना है,
कोर्ट निर्णय नहीं करेगा। नेशनल जो रजिस्टर है उसकी पर्पस क्या है साहब? पर्पस ये है, 2003 में ये रजिस्टर बनाने की उन्होंने कोशिश किया, अभी तक नहीं हुआ। वो रजिस्टर का ऑब्जेक्ट ये है टू रजिस्टर ऑल लीगल सिटीजन, वैधानिक रूप से जो भी नागरिक है इस देश का, उनका रिकॉर्ड बनाना और आइडेंटिफाई करना है। इलीगल माइग्रेंट्स कौन है भाई? इलीगल माइग्रेंट्स आएगा तो आपका रोटी खाएगा, आपका कल्चर को संतुलन बिगाड़ेगा। इसलिए ये रजिस्टर है, जो रजिस्टर है एनआरसी, ये एनआरसी की दृष्टिकोण ये है कि जो लीगल सिटीजन्स है उनका नाम लेना, जो इलीगल सिटीजन्स है उसका भी नाम लेना। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आपके सामने मैंने दोनों पक्ष का रखा है, और ये मैटर जो है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने है ना सर? हमारा बशीर साहब ने बोल दिया तो है, हम आपको ज्यादा मानते हैं। तो ये सीएए की मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी हुई है। कौन सही है कौन गलत है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और ये मंच जो है ये संविधान के ऊपर में विश्वास करता है भाइयों और बहनों, और संविधान जो है ये कोर्ट के ऊपर में विश्वास करता है। अभी पवन शर्मा ने रूल ऑफ लॉ के बारे में बहुत अच्छा बात किया। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कोर्ट को मानना। भाई दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो तीसरा जो निर्णय देगा वो कोर्ट है। तो कोर्ट जो निर्णय लेगा उसी के ऊपर में हम चलेंगे। तो अभी मामला जो है सीएए का नागरिकता के, वो कोर्ट के सामने है। यह मंच कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मैं आपको यह बोलूं ये गलत है या गलत नहीं, मेरा कोई अधिकारी नहीं बनता। मैटर इज, अगर वकील जानते हैं उनकी भाषा में अगर बात करो तो मैं ये कहूंगा द मैटर इज सबजुडाइज्ड, कोर्ट के सामने है। कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो सबको मान्य है और ये मंच को भी वो मान्य है। देखो उन्होंने बिल्कुल खुशी से बोल दिया। ये हो गया एक डिपार्टमेंट का चिट्ठी फाड़ दिया मैंने अभी। कौन सा? सिटीजनशिप का। सर आप निकल गए। अभी हम लाते हैं बशीर साहब को आपके सामने। बहुत अच्छा उन्होंने बात किया। समय कम है ना, और पूरे फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार क्यों होना चाहिए? इंसान को अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये मूलभूत अधिकार की जरूरत है ना? अब फंडामेंटल राइट्स को अगर जानना है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, मैं फजूल समझूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे मूलभूत अधिकार की जो तिजोरी है वो तिजोरी की चाबी प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है, उद्देश्य में है। अगर उद्देश्य को आप पढ़ लेंगे, केवल पढ़ने से नहीं होगा, पढ़कर
उसकी सही अर्थ समझोगे तो मैं ये मानूंगा आपको मूलभूत अधिकार समझ गया। कोई जरूरत नहीं है आर्टिकल 14 कोई जरूरत नहीं है विस्तार से पूरी क्लासिफिकेशन करना वगैरह वगैरह। प्रस्तावना में 3 चीज बताए, इक्वालिटी, समानता, समरसता नहीं। आप विरोध करोगे मालूम है, मैं पहले सीख लिया हो। समरसता बोलेंगे तो हमारे कानेकर जी चिट्ठी भेज देंगे बजने साहब से। इसलिए समानता, इक्वालिटी। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, इक्वालिटी बल्कि है हमारे संविधान में, बट वो भी इक्वालिटी एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि इक्वालिटी का मतलब पूरा 100% इक्वालिटी, गलत है। इक्वालिटी तो है, पर वो इक्वालिटी के ऊपर में भी कुछ कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं। कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है, आरक्षण, ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इक्वालिटी कैसी हो गई भाई? जात के आधार पर आपने अलग अलग छोड़ दिया। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन को भी एक भाषा के रूप में कहते हैं, इट इज प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन को हमारे संविधान ने प्रोटेक्ट किया है, संरक्षण किया है संविधान के अंदर में कुछ कारण के लिए। इसलिए दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन। लिबर्टी, स्वतंत्रता। जब स्वतंत्रता बोलते हैं तो बोलने का अधिकार है। साहब ने बोला बोलने का अधिकार आपको है क्या? राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पर बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है स्वामी हर्षानंदा जैसे पब्लिक में आकर है बेवड़ा है। ये क्या है? बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोलोगे, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करोगे। द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज रेस्पेक्टेबल, और हमारे वकील साहब भी रेस्पेक्ट करेंगे। जब कोट पहनते हैं दे शुड रेस्पेक्ट नॉट ओनली द लॉ, दे शुड रेस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन विच एडमिनिस्टर्स लॉ। तो बोलने का अधिकार नहीं है कि इट इज अनब्रिडल्ड पावर। ये बोलने का अधिकार इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बोलने का अधिकार का मतलब क्या है? मेरे को बोलना ही पड़ेगा क्या? ये सवाल उठता है। संविधान में है इसलिए मैं बोल रहा हूं। बोलने का अधिकार दिया है आर्टिकल 19(1) में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कहीं भी जाकर यही बोलने का है। संविधान ने बोला है ना मेरे को बोलने का अधिकार, मैं अरे ऐसा नहीं है भाई। एक मजेदार केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको हो गया करीब 25-30 साल के ऊपर हो गया। बिजो एमेन्युअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके पहले भी बोल चुका हूं, फिर से इसलिए बोल रहा हूं कि केरला के अंदर में एक स्कूल था। उस स्कूल में उसके हेडमास्टर को सर्कुलर आया, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो स्कूल मैनेज करती है सरकार ना वहां के लोकल, वहां से उनको एक सर्कुलर आया। उस सर्कुलर में ये कहा है कि रोज आप अपने बच्चों को
क्लास में भेजने के पहले वो सब बच्चे इकट्ठे होकर राष्ट्रगीत गाएंगे। तो सभी स्कूल में अमल करना शुरू कर दिया। केरला में एक ऐसा स्कूल था, वहां भी हेडमास्टर ने बोला कि चलो, ये मेरे को सर्कुलर आया सरकार से, तो बच्चों को खड़ा किया, बोला कि तुमको राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा। उस बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे थे जो क्रिश्चियन समाज के थे, और क्रिश्चियन समाज में भी जिहोवा विटनेसेस कर एक अलग उनका अंक है। प्रोटेस्टेंट्स है, कैथोलिक है, अलग अलग किस्म के वर्ग है क्रिश्चियनिटी के धर्म में भी। उस क्रिश्चियनिटी के अंदर में जिहोवा विटनेसेस कर एक अलग है। ये तीनों बच्चे वो जिहोवा विटनेसेस के वर्ग के, क्रिश्चियनिटी के धर्म के फॉलो करने वाले थे। तो सभी बच्चे खड़े हुए, ये भी खड़े हो गए।